अखिलेश जी माइक उठाइए और सबसे पहले बताइए कि इस चुनाव में महागठबंधन के चांसेस आप किस तरह से देख रहे हैं, और सबसे ज्यादा प्रश्न इसी बात को लेकर पूछे जा रहे हैं कि भाई सीट शेयरिंग का अनाउंसमेंट क्यों नहीं हो रहा है? क्या कहीं पर बात अटकी हुई है? किसके साथ अटकी है? पहले तो आपका बहुत धन्यवाद और यहाँ बैठे हुए लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ। सीट शेयरिंग आज ही किसी वक्त घोषणा हो जाएगा, और जहाँ तक प्रोस्पेक्ट का बात है तो अगर बिहार के चुनाव को आप ऐसे भी बिहार की हैं और बड़ी पत्रकार होने के बाद मैं ये भी मानता हूँ कि आपका एनालिसिस भी जनरली ठीक रहता है। तो मैं उसके पीछे के चुनाव में ले जाना चाहता हूँ। 2019 में लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो लेकिन चिराग पासवान इस बार उधर है, तो ये माना जा रहा है कि चिराग पासवान का उधर साथ में होना, क्योंकि अभी उनका पूरा सिम्फनी बैठ गई है सब पार्टियों की। और आपका आप सोचिए ना सर, कितना बज रहा है, मैं आपको टाइम बताती हूँ, 11 बज रहे हैं, कल 5 बजे हाँ पहले दौर के नामांकन के लिए 24 घंटे और उसमें जोड़ लीजिए कुछ घंटे और। अभी तक आप लोग सीट शेयरिंग नहीं अनाउंस कर पाए। आपको नहीं बताया गया है, लेकिन जिन लोगों को सीट मिल रहा है तो धीरे से सबको सिंबल दे के भेज दिया गया। अच्छा, कांग्रेस के कितने लोगों को सिंबल दे दिया गया है? नहीं, हमको लगता है कि 10 लोगों को तो मिल ही गया। 10 लोगों को नामांकन, लेकिन किसी ने दाखिल नहीं किया। तो आज सब करेगा ना, और आज भी है, राघोपुर में तेजस्वी जी कल ही कर लिए। मतलब क्या दिक्कत क्या है अनाउंसमेंट में? अब वो जतरा पतरा उनका कल बन रहा होगा तो कल कर लिए, उसमें क्या देरी हुई है। मैं इस बात को स्वीकार करने में कोई ये नहीं है, ये शायद एक दिन पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन कल लंबी बातचीत के बाद मोटा मोटी तय हो गया। बाकी टीदिंग प्रॉब्लम तो चलते रहता है। अंत में देखिए वहाँ घोषणा हो गया था, 4-5 सीटें बदलनी पड़ी। लोजपा की सीटों पर नीतीश जी ने सिंबल दे दिया, तो ये सब थोड़ा बहुत चलता है। थोड़ा बहुत चल रहा है सर। ये शेरो शायरी आपको पढ़ के सुनाती हूँ। उधर जीतन राम मांझी और कुशवाहा कर रहे हैं, तो आपके हैं मनोज झा लिखते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। अब इमरान प्रतापगढ़ी आपके शायर जो हैं कांग्रेस पार्टी के, वो लिखते हैं कि पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। तो खुद ही कह रहे हैं कि शहर जल रहा है, तो बच तो गया। बच गया बिल्कुल, उसमें कहाँ ये न मनोज जी के दोहा शायरी में कोई बात थी, न इमरान तो शायर हैं, तो अब जब कुछ देखे होंगे तो कुछ बोल दिए होंगे, बट उसका कोई बड़ा निहितार्थ नहीं है। जब राहुल गांधी पिछले चुनाव में अगर आप देखिए तो तेजस्वी यादव ने बढ़ चढ़कर कहा था कि भाई प्रधानमंत्री बनाएंगे हम राहुल गांधी को। इस बार लेकिन राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे ये कहती हुई नहीं आगे बढ़ रही है। कोई असमंजस है? मैं कांग्रेस पार्टी का CWC का सदस्य हूँ, MP हूँ। आप मेरा किसी भी टीवी चैनल या कोई इंटरव्यू में देख लीजिए, मैं लगातार बोलते रहा हूँ कि तेजस्वी प्रसाद यादव के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और आज जब सीटों का घोषणा होगा तो उसी समय सभी गठबंधन की पार्टियों जब एक साथ मिलके और इस बात की घोषणा करें। तो आप तो CWC के सदस्य भी हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, बिहार के इतने बड़े चेहरे हैं, आप ही बता दीजिए कि कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर लड़ रही है? घोषणा से पहले बता दूं? आप ही ने कहा कि तय हो गया है। नहीं, तो मतलब घोषणा से तय तो हो ही गया है। हाँ। मैं बोल रहा हूँ कि कितना, 55 की 60, 50? मैंने 60 से कम नहीं, इतना आपको हेल्प कर सकते हैं। 60 से कम नहीं, 61 सीट। अब उधर से बोल रहे हैं हम, फिर उसके बाद कुछ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है,
चलिए, आप खुद ही कह रहे हैं कि 60 से कम नहीं, तो इतना तो है कि 60 सीट पर आप लोग लड़ रहे हैं। इतना तो है, तो इतना है ही। तेजस्वी यादव चेहरा है, बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी अपना कोई चेहरा, मतलब ये आरोप लगता है ना अखिलेश जी कि कांग्रेस हमेशा आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी बनकर बिहार में रह गई। इस पर आपका क्या कहना है? क्या जमीनी स्तर पर, जैसे वहां भी, मैं इस बात से इनकार नहीं करती हूँ, आप दोनों महागठबंधन में यही हाल है, ना बीजेपी की हिम्मत है अपने दम पर लड़ने की, ना जेडीयू की हिम्मत है, ना एलजेपी की, किसी की नहीं, तो आपकी तरफ भी किसी को हिम्मत आप तो नहीं? मेरा आंसर कर चुकी। नहीं, पर अपना बताइए ना कि मतलब कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं मजबूत हो पाई? नहीं तो बीजेपी क्यों नहीं कर रही है? इतना दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने को कहती है, 43 एमएलएज वाली पार्टी को चीफ मिनिस्टर बनाती है, और हम लोगों के यहाँ तो आरजेडी बड़ी पार्टी है, बड़ा जनाधार का पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकता है, इसको स्वीकार करने में तकलीफ नहीं है। अदरवाइज बीजेपी अलायंस से हटे, वो तो बड़ी पार्टी है। बीजेपी क्या नहीं कर पा रही है, वो कांग्रेस पार्टी का जवाब कैसे हो सकता है? कांग्रेस पार्टी मोदी की चैलेंजर है सेंटर में, बिहार में आप चाहते हैं कि आप चैलेंज करें, तो क्या ऐसी बातें आपको लगता है जहां पर एक कमजोरी पड़ जाती है अगर आपको सही मायने में चैलेंजर बनना है? अंजना जी, मैं इस बात का जवाब इस तरह से दे सकता हूं कि अभी चुनाव हुआ था लोकसभा का, 9 सीट हम लोग 2019 में भी लड़े थे, 9 सीट इस बार भी लड़े। उस समय 1 सीट हम जीते थे केवल किशनगंज की। इस बार तो कांग्रेस पार्टी 3 सीट जीती है, और अगर पूर्णिया की सीट मान लीजिए तो 4 सीट जीती है। और जहाँ तक वोट का सवाल है, जहाँ 30 लाख वोट आया था, वहाँ हमको 40,82,000 वोट इस बार आया है। 2.4% वोट की बढ़ोतरी है, और इस चुनाव में आप देखिएगा फिर कम से कम 2-3% वोट हम लोग बढ़ाएंगे। तो धीरे धीरे कांग्रेस बेहतर कर रही है। और राहुल जी की यात्रा में हमने देखा है, 25 जिला में वो यात्रा गई थी एसआईआर के खिलाफ, जो बिहार में उन्होंने 15 दिन की यात्रा की, तो उसमें जिस तरह से उनका स्वागत हुआ, जिस तरह का जन समर्थन मिला, तो निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी में लोगों का विश्वास बढ़ा है। अखिलेश जी, यही कहा जा रहा था कि वोटर अधिकार यात्रा के साथ एक एज आप लोग को मिल गया था, क्योंकि आपने सबसे ज्यादा सड़क पर उतरकर राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव लोगों के बीच पहुंचे थे। वो मार्जिन जो है, वो फर्स्ट मूवर का एडवांटेज आपने सीट शेयरिंग अनाउंसमेंट में डीले करके खो दिया। आपको ऐसा लग रहा है? आज जब सीट शेयरिंग का अनाउंसमेंट हो जाएगा, बाकी आपके सवालों का उत्तर मिल जाएगा, तो बिहार चौंकाने वाला इस बार परिणाम देने वाला है। और हम आपको 1 महीना पहले, 14 तारीख को परिणाम आएगा, 1 महीना पहले आपको कह रहे हैं कि महागठबंधन के नेतृत्व में मजबूत सरकार यहाँ बनेगी। 14 नवंबर को फिर से आपका इंटरव्यू किया जाएगा। एकदम बिल्कुल करिए, और उस दिन जब भी रिजल्ट आता है उसके बाद चर्चा होगी आपसे। लेकिन आते हैं वादों पर जरा, क्योंकि आपको आज भी अगर देखिए तो महागठबंधन का चूंकि चेहरा तेजस्वी यादव है, जंगल राज पर बीजेपी घेरती है। इस पर इसको आप कैसे काउंटर करेंगे? क्योंकि वो आज भी यही डराते हैं कि भाई देखिए, ये जो जैसे ही सत्ता में आएंगे फिर वही हालत हो जाएगी बिहार की। एक तो 20 साल से नीतीश जी यहाँ पदस्थापित हैं, और 20 साल पहले जो बच्चा पैदा हुआ होगा बिहार में, वो इस बार वोट करेगा। तो जंगल राज तो उसने नहीं देखा, लेकिन ये गुंडा राज जरूर देख रहा है। जहाँ पे आप इंटरव्यू कर रही हैं, ठीक बगल में गोपाल खेमका का घर है, और बड़ा उद्योगपति थे, उनकी हत्या हुई। 4 साल पहले भी उनके घर गया था, सुजीत झा जी भी गए होंगे, उनके बेटे की हत्या हुई थी। उनके घर से 50 मीटर की दूरी पर सीनियर एसपी साहब का घर है, उधर 50 मीटर की दूरी पर कलेक्टर साहब का घर है। तो यहाँ पे, और केवल अकेले ये इस हत्या की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 124-25 हत्याएं केवल 1 साल में पटना शहर में हुआ। और पूरे अगर उनके टेन्योर का बात करिएगा, 17 साल, 1-2 साल तो कोई और रहा, जीतन मांझी जी आ गए गेस्ट आर्टिस्ट के तौर पर, 53,127 हत्याएं हुई हैं। तो ये गुंडा राज पर लोग मूल्यांकन करेगा कि जंगल राज जो 20 साल का बच्चा देखा नहीं था उस पर करेगा। और जहाँ तक बिहार के बदहाली का स्थिति है, हर बार मोदी जी आते हैं, चाहे यहाँ से जो घोषणाएं की जाती हैं, मैं पीछे नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, यही बिहार था
कि पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना तक पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट, एक दो राज्य ही आगे थे बिहार से जब यहाँ जो होता था। शुगर मिल प्रायः हर जिले में यहाँ स्थापित था। और चूँकि मैं उस विभाग का मंत्री रहा हूँ, मुझे जानकारी है कि श्री बाबू के नेतृत्व वाली सरकार में बिहार 27% चीनी नेशनल किटी में देने का काम करता था, वो घट के 2% से भी नीचे चला गया। और प्रधानमंत्री जी 2015 में मोतिहारी में, जहाँ से मैं पहले लोकसभा में काम करता था, वहाँ उनका भाषण निकाल के देख लीजिए कि अगली बार मैं जब आऊँगा उसी चीनी मिल के ये से भाषण किए थे। तो इस बंद चीनी मिल के चिमनी से धुआं भी निकलेगा और आपके साथ इसी बंद चीनी मिल के चालू चीनी मिल से मैं आपके साथ बैठ के चाय पीऊँगा। तो बिहार के साथ लगातार धोखा होता रहा है और केवल हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। आप उनके मातहत काम करने वाली एक बड़ी संस्था है नीति आयोग। नीति आयोग का आप रिपोर्ट निकाल के देख लीजिए, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में हो, चाहे एजुकेशन के मामले में हो, जबकि शुरू से बिहार में जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में दुनिया भर के छात्र छात्राएं पढ़ने आते थे, उस बिहार का स्थिति हो गया कि 28 बड़े राज्यों में हम 28वें स्थान पर खिसक के चले गए। इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम 28 बड़े राज्यों में 28वें स्थान पर चले गए। स्वास्थ्य सेवा में हम 28 बड़े राज्यों में 28वें स्थान पर चले गए। तो क्या उपलब्धि बिहार की हो गई? सबसे ज़्यादा पलायन बिहार से हो रहा है, सबसे ज़्यादा बदहाली बिहार का है। तो इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि 20 साल तक ये शासन रहा, आज भी अगर आप लोग मैदान में उतर रहे हैं तो आप, तेजस्वी जी ने जो ये वादा किया है, आपको कितना ये व्यवहारिक लग रहा है कि हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी, लगभग 2.25-3 करोड़ परिवार है। देखिए, क्या ये मुमकिन है 5 साल में? तेजस्वी प्रसाद यादव का एक बात आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि पिछले चुनाव में भी नौकरी का वायदा उन्होंने किया था, 10 लाख लोग नौकरी का। 1-1.5 साल नीतीश जी के मंत्रिमंडल में सहयोगी के रूप में तेजस्वी प्रसाद यादव ने काम किया और 5 लाख लोगों को, बिहारियों को नौकरी देने का काम है। और अब हर लोग नौकरी की बात तो कम से कम कर रहा है, हर लोग रोजगार देने की बात तो कर रहा है। तो ये तो हुआ है। तो इतना क्रेडिबिलिटी जरूर तेजस्वी प्रसाद यादव का है कि उसने जो कहा था, जो घोषणा किया था सरकार में आने के बाद, उसको 50% ही कही है, लेकिन 50% इम्प्लीमेंट करने का काम किया। लेकिन आप भी कह रहे हैं कि 5 लाख नौकरी, लगभग 17 महीने 18 महीने जो साथ रहे थे वो, 5 साल में 3 करोड़ नौकरी, क्या ये मुमकिन है? और सब सरकारी नौकरी उन्होंने कही है। तो मंत्री, उप मुख्यमंत्री होके और चीफ मिनिस्टर होके, दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। हाँ। व्यवहारिक है, आप ही बता दीजिए, व्यवहारिक है? आप बोलिए, हम मान लेंगे। नहीं, व्यवहारिक और अव्यवहारिक का मैं परीक्षा देने यहाँ नहीं आया, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उस व्यक्ति का क्रेडिबिलिटी है, लोग विश्वास करेंगे, उनके जो वोटर्स हैं वो जरूर विश्वास करेंगे। आप नहीं करिएगा, मुझे मालूम है। मैं पूछ रही हूँ आपसे, आप बताइए ना, आपको कितना भरोसा? आप खुद ही कह रहे हैं कि 50% ही वो पूरा कर पाए पिछली बार, आपको कितना भरोसा है? 17 महीना में किया ना, और चीफ मिनिस्टर तो नहीं थे। हाँ। उनको तो नीतीश जी से ही करवाना था, तो उन्होंने तो ये करा के दिया। तो आपको लग रहा है वो कर देंगे? अगर वो सत्ता में आते हैं तो कर लेंगे? सत्ता में आते हैं तो जरूर प्रयास करेंगे वहां तक पहुंचने का। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, क्योंकि आप भी प्रयास शब्द का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अगला सवाल यह है कि देखिए, एनडीए क्या वादा कर रही है? अब उन्होंने 10-10 हजार रुपए महिलाओं को मुख्यमंत्री रोजगार योजना में 1 करोड़ 21 लाख, उनका दावा है कि हमने 1 करोड़ 21 लाख परिवारों को दे दिया है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या, क्योंकि वो कहते हैं कि आप लोग रेवड़ी बांटते हैं जहां जहां, और रेवड़ी बांट कर ही सरकार बनाने का वादा करते हैं। पीछे का जो हम लोगों का अनुभव रहा है, खास करके बिहार के साथ, मैं 2000 में बिहार की विधानसभा में काम करता था, उस समय मैं मंत्री था यहाँ, जिस समय बिहार का बंटवारा हुआ था। आप फिर पीछे निकाल के देख लीजिए, सुजीत झा जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन हमको अच्छी तरह से याद है कि उस बिल पर जब बहस हो रहा था, उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री LK आडवाणी जी ने भाषण देते हुए कहा था कि बिहार को हम हरियाणा और पंजाब बनाएंगे, बिहार को 1,80,000 करोड़ का पैकेज देंगे। फिर जब इसी पॉलिटिकल डिजाइन के तहत आरा की ही सभा में प्रधानमंत्री जी बिहार का बोली लगाते हुए कहा 10,000, 20,000, 50,000 करोड़, 1,25,000 करोड़ हम बिहार को देंगे। तो इसका तो अभी भी बिहार का लोग बाट जो हो रहा है कि उसका क्या हुआ।
आज तक तो कुछ मिला नहीं बिहार को। फिर दूसरी बात आपको कह रहे हैं, जब ये आए थे तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करते थे, 15 लाख रुपया आम लोगों के खाते में जाने की बात करते थे, सब स्विस बैंक में ब्लैक मनी को निकाल के यहाँ लाने की बात करते थे। तो आज तक जो इनका वायदा था कोई तो पूरा हुआ नहीं। तो अभी जो चुनाव के समय में जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए जा रहे हैं बिहार वासियों को, तो उस पर किसको भरोसा होगा? दोनों तरफ गठबंधन है। अब जब वादों की बात हो गई है तो अब गठबंधन में जो साथी हैं उनको एकजुट करने की बात कहते हैं। मुकेश सहनी जी के साथ सब कुछ कंट्रोल में है। वो तो हमें बता रहे थे कि 18 सीटों की अभी तक बात हुई है, लेकिन वो कह रहे थे कि 40 सीटें लेंगे, उप मुख्यमंत्री पद का वादा लेंगे। क्या ये सच है या ऐसे ही कह रहे ये थे? मेरी जानकारी में नहीं है। उनका जो भी बातचीत हो रही है वो आरजेडी के लीडरशिप के साथ हो रहा है, उसमें कांग्रेस कहीं है नहीं, इसलिए उस पर कोई मेरा निश्चित मत और उत्तर नहीं हो सकता है। कोई निश्चित मत नहीं है आपका उस पर, लेकिन गठबंधन के साथी हैं तो आप लोगों को लेकर चलना ही है। कितने वो जरूरी हैं आप लोगों मतलब अब यहाँ से मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उनकी जो स्थिति है, जब कोई पार्टी गठबंधन करता है तो सब कुछ देख के करना चाहिए और अपना भी स्थिति समझ के करना चाहिए। तो अब 40 सीट कहाँ से कोई दे सकता है जब इस तरह का गठबंधन हो रहा है? अभी एनडीए का गठबंधन है, उपेंद्र कुशवाहा जी को 6 सीट, मांझी जी खुद मोदी जी के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, 3-4 लोग उनके एमएलए हैं, उनको भी 6 सीट, 5 एमपी हैं, चिराग जी और भारत सरकार में मंत्री हैं, उनको 29 सीट। तो अब इसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो थोड़ा उनको भी नीचे आना चाहिए जब गठबंधन में आगे चलना चाहते हैं। आपकी साफगोई की तो प्रशंसा होनी चाहिए। बहुत नाजुक टाइम चल रहा है अभी दोनों गठबंधन के लिए, और आप खुलकर कह रहे हैं कि सबको अपना व्यवहारिक तरीके से सोचना चाहिए। नहीं, जब व्यवहारिक तरीके से नहीं सोचेगा तो फिर कहाँ चलेगा? व्यवहारिक तरीके से ही बात करके राजनीति में सामंजस्य स्थापित हो सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है। उनकी दावेदारी जो वो डिप्टी सीएम की कर रहे हैं, नहीं, उसकी जानकारी मुझको नहीं है। मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ कि अब ये तो ऐसे भी मुख्यमंत्री का प्रीरोगेटिव होता है कि अपने मंत्रिमंडल में किसको उप मुख्यमंत्री बनाएं, किसको मंत्री बनाएं, किसको क्या विभाग दें। अभी तो कोई हमसे पूछ के करेगा नहीं कोई। कांग्रेस पार्टी का डिप्टी सीएम बनना चाहिए कि नहीं अगर आप लोग सत्ता में आते हैं? नहीं, बनना क्यों नहीं चाहिए? हर आदमी का ख्वाहिश होता है मंत्री बनना, उप मुख्यमंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना। तो कांग्रेस को मिलेगा तो क्यों नहीं बनना चाहिए? राहुल गांधी की क्या सोच है बिहार को लेकर? आप लोग वोटर अधिकार यात्रा या अन्य तरीके से जो उनको ट्रैक करते हैं बिहार को लेकर, ये बीजेपी वाले बार बार कह रहे हैं कि वोटर अधिकार यात्रा किया, उसके बाद कोलंबिया चले गए, फिर तेजस्वी यादव दिल्ली गए तो वो मिले नहीं। ये बार बार इससे वो लोग ये कर रहे हैं, चुटकी ले रहे हैं। राहुल गांधी की बिहार को लेकर क्या सोच है और क्या हाल के दिनों में वो पीछे हटे हैं? क्या वजह रही है? मतलब प्रधानमंत्री जी जो भी पहले के प्रधानमंत्री हुए, इनसे ज़्यादा तो विदेश कोई नहीं गया होगा। फिर राहुल जी के विदेश जाने पर कि ये सवाल क्यों उठता है, ये मुझे समझ में नहीं आता है। फिर भी आपका एक और सवाल था कि बिहार को लेके राहुल जी के मन में क्या है। बिहार को वो विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करने की उनकी मंशा है, उनकी योजना है। वो खुद ही हमको कह रहे थे कि मैं देख रहा था कि एक बार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में कहा कि बिहार इज़ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट इन द कंट्री। और वहाँ जंगल राज, गुंडा राज, क्यों बिहार ठीक नहीं हो रहा है? तो बिहार को ठीक करने की उनकी मंशा है, बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करने की मंशा है। जो जिस तरह से बेरोजगारी है, जिस तरह से बिहार में पलायन हो रहा है, इसको लेके निश्चित रूप से उनकी चिंता है। क्या है पलायन को लेकर कांग्रेस का क्या रोड मैप है बिहार के लिए? नहीं, पलायन तो जब तक यहाँ रोजगार उपलब्ध नहीं होगा, जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर में यहाँ संभावना है। पहले भी जूट मिल था, आपके उस इलाके में रोहतास इंडस्ट्रीज था, तो बिहार में लोग काम करते थे, बाहर से भी लोग काम करने आते थे। लेकिन आज तो स्थिति निराशाजनक है। जो कुछ बच्चे पढ़ लिख के या तो नौकरी करते हैं और नहीं तो फिर मेरी तरह राजनीति करते हैं, दूसरा स्कोप तो यहाँ है नहीं।
अच्छा, नीतीश कुमार को लेकर आप लोग लगातार हमला कर रहे थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो कहाँ है, खास तौर पर आरजेडी कांग्रेस मिलकर। ऐसे में अब आज से वो प्रचार के लिए उतर रहे हैं, तो आप लोग किस तरह से देख रहे हैं उनकी मतलब जो जमीनी यात्रा नहीं, होगी या जो वो कैंपेनिंग कर रहे हैं? हम लोग नीतीश जी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, और जिस वरना स्थिति में आपने भी कई बार देखा होगा वीडियो, हम लोगों ने भी देखा, बाकी यहाँ बैठे हुए लोग भी देखे हैं, तो कोई ये नहीं कि हम लोग उनका कोई भी बिहारी बुरा चाहता है, लेकिन एक स्टेज के बाद, एक एज के बाद आदमी का थकान, आदमी का मानसिक स्थिति थोड़ा गिरता है। तो अभी नीतीश जी बहुत काम करने की स्थिति में नहीं है। नीतीश जी का निर्णय दिल्ली से हो रहा है, हम यही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, आपने तो संजय झा का नाम लिया, और अच्छा, आपसे पहले भी कुछ लोग आए हैं मंच पर, वो सब कह रहे हैं कि अब बीजेपी को संजय झा चला रहे हैं, ललन सिंह चला रहे हैं। तो इसमें मैं क्या गलत कह दिया? अगर नीतीश जी का निर्णय रहता तो कभी भी नहीं हो सकता कि रत्नेश सदा का टिकट बेटिकट हो जाते, और भी कई नाम मैं ले सकता हूँ, ये नहीं हो सकता था। ये उनका निर्णय तो नहीं था। पर इसका जेडीयू मतलब संजय झा तो ये मानने को तैयार नहीं थे मंच पे। उन्होंने कहा कि एक एक सीट पर उनकी नजर रहती है, एक एक नाम पर वो डिस्कशन करते हैं। तो फिर कैसे बदला गया? उन सीटों पर सिंबल कैसे बदले गए? अगर संजय जी की बात से को मैं मान लूं तो फिर ऐसा तो नहीं हो सकता था। जन सुराज, प्रशांत किशोर, कितना बड़ा फैक्टर आप उनको मानते हैं? क्योंकि अब देखिए, वो भी 2-2.5 साल लोगों के बीच में गए, उसके बाद से चुनावी मैदान में उतरे। हालांकि खुद वो नहीं लड़ रहे हैं चुनाव, लेकिन उनका कहना है कि जो कैंडिडेट्स वो चुन रहे हैं, एक न्यू पॉलिटिक्स का प्रॉमिस वो कर रहे हैं, और युवा उससे इंस्पायर हो रही है कि ये पुराना, ये जो महागठबंधन, एनडीए, इससे जनता जो थकी है वो उनकी तरफ जाएगी। आपको दम मैं दिखता हर है? बार इसका एक ही जवाब है मेरे पास कि वो भी बाल काल में है। बाल काल? हाँ, वो अभी शुरू किए हैं। राजनीति दूसरे को कराते रहे हैं कि मैं इनको बना दिया, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया, ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बना दिया, नीतीश कुमार को मैं मुख्यमंत्री बना दिया, बीजेपी को मैं हरा दिया, चंद्रशेखर राव को मैं बना दिया। तो इस तरह की बात हम लोग सुनते रहते हैं, लेकिन जो धरती की राजनीति है, जो वास्तविकता है, वो तो पहली बार उनको मौका मिल रहा है। और अभी 4 जो बाई इलेक्शंस हुए थे, उसका परिणाम भी सामने आया है। लेकिन उसमें एनडीए को फायदा हुआ। वो वोट किसका काटेंगे? अगर मान लीजिए वो हर सीट पर कुछ वोट लेते हैं, कई जगहों पर जो उनको वोट मिला वो विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा था। ऐसे में एनडीए जो कि 1-0 थी, वो 4-0 हो गई, तो उनको एडवांटेज हुआ। कुछ लोग इंडिपेंडेंट भी लड़के किसी न किसी को फायदा पहुंचाते हैं और किसी का नुकसान करते हैं। तो पीके किसको फायदा पहुंचाएंगे? अब उनका जो लिस्ट है उसमें तो ज्यादा नुकसान हमको लगता है बीजेपी को हो रहा है, जेडीयू को हो रहा है। ये मैं आपका वोट नहीं काटेंगे? नहीं, कौन उनको यादव वोट देने जा रहा है, कौन उनको मुसलमान वोट देने जा रहा है? आपको भी मालूम है, आप सवाल पूछने के लिए सवाल पूछ रही हैं, ये सबको मालूम है। ये भी अखिलेश जी दिलचस्प है कि आपने एम और वाई का ही नाम लिया। 18% मुस्लिम मतदाता, 14% यादव मतदाता। आप भी उसी 32% से स्टार्ट करने का दम भर रहे हैं कि वहीं से गाड़ी स्टार्ट हो गया आप लोगों? नहीं, अब तो काफी बदलाव हो गया। जो राष्ट्रीय जनता दल भूमिहारों को टिकट नहीं देती थी, इस बार जो लिस्ट आएगा तो आप देखिएगा कि उसमें कितने भूमिहार कैंडिडेट हो गए। कल ही एलजेपी छोड़ के सूरजभान सिंह आरजेडी की तरफ चल दिए। अभी और कई आपको तो सोशल इंजीनियरिंग सबको करना ही पड़ रहा है अगर रेलेवेंट रहना है तो। संजीव जेडीयू के एमएलए थे परबत्ता से, हाँ। और वो आरजेडी के सिंबल पे लड़ रहे हैं। आपको 1 दर्जन चेहरे दिख जाएंगे। फिर कुशवाहा मतदाता जो कोर वोटर हुआ करता था, उसकी भी संख्या बढ़ रही है आरजेडी में या महागठबंधन के पार्टियों में। तो ये सब परिवर्तन है। जो आप खाली बोले कि खाली आप मुस्लिम यादव का नाम लिए, तो अभी तो अति पिछड़ा सब जो नीतीश जी का वोट था, जो उनका कंस्टिट्यूएंसी था वोटर्स का, वो सब इधर आ रहे हैं। एक और फैक्टर है जो पिछली बार हमने देखा सीमांचल में, असदुद्दीन ओवैसी 5 सीट जीते थे, फिर उसमें से 4 चले गए आरजेडी में वापस।
लेकिन वो इस बार दम भर रहे हैं कि उनको अच्छी खासी सीटें आएंगी। और उनको आप किस तरह से देखते हैं अगर वो एम फैक्टर को आपके डिवाइड करते हैं, क्योंकि वो तो दूरबीन लेके निकलते हैं, जहाँ जहाँ मुस्लिम बहुल सीट रहती है वहीं उम्मीदवार उतारते हैं। एकदम ठीक कहा, हम लोग भी उनको कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है, लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता कि अल्पसंख्यक का एक भी वोट किसी और को जाने वाला है। आप देख लीजिएगा चुनाव में। पर वो कह रहे बार बार चिट्ठी लिखते हैं आप लोगों को, आप लोग उनको पॉलिटिकली अनटचेबल क्यों ट्रीट करते हैं? उन्होंने 2 बार चिट्ठी लिखी शायद तेजस्वी जी को, जो उन्होंने खुद ही बताया कि हम चिट्ठी लिख रहे थे कि हमको शामिल कीजिए महागठबंधन। अब बीजेपी और कांग्रेस में कभी कोई तालमेल हो सकता है, तो उसी तरह से उनसे कैसे तालमेल हो सकता है? तो वैसे से कभी तालमेल नहीं हो सकता है कहीं भी पूरे भारत में। बिल्कुल नहीं। अब आते हैं इस बात पर कि आने वाले वक्त में बिहार को लेकर जो सबसे बड़ा चैलेंज आपने पलायन का बताया, शिक्षा को लेकर। अगर नौकरी आप दे रहे हैं, शिक्षा का स्तर नहीं होगा तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? आपको लगता है कि शिक्षा पर मूल चूल परिवर्तन करने की जरूरत है? जब भी हम लोग फील्ड में जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, बच्चों का यही सबसे बड़ा सवाल रहता है, डिग्री टाइम पे नहीं मिलती है, स्कूलों में जो अव्यवस्था है, और ये आज की बनी हुई नहीं है, मतलब ये तो चली आ रही है बिहार की प्रथा, इसको कैसे बदलेंगे? इस पर क्या वादा है आप लोगों का? जो भी हम लोगों का या किसी भी सरकार का, जो नई सरकार आती है, उसको ये व्यवस्था बदलने की जरूरत है। शिक्षा में जब तक आमूल चूल परिवर्तन नहीं होगा, कभी भी बिहार राजनीति का ही नहीं बल्कि विकास के मुख्य धारा में नहीं शामिल हो सकता है। शिक्षा तो रीढ़ है किसी भी स्टेट को आगे बढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो शिक्षा में चेंज होना चाहिए। मैं भी पढ़ता था पटना विश्वविद्यालय में, साइंस कॉलेज में, जिस समय मैं पढ़ता था, और उस समय के जो छात्र थे, उस समय के जो टीचर्स थे, आज नहीं है। इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। शिक्षा अगर बड़ा मुद्दा है तो जो बिहार के लोग हैं, बिहारी सम्मान भी एक बड़ा मुद्दा है। ऐसे में आरोप लगा कि वोटर अधिकार यात्रा में आप लोग स्टालिन को लेकर आए, आप लोग ऐसे नेताओं को लेकर आए जिन्होंने बिहार के खिलाफ कभी ना कभी इस तरह का बयान दिया था। इस पर आपका क्या जवाब होगा? तो क्या बीजेपी रूल्ड स्टेट से वैसा बयान नहीं आया है? शिवसेना जब उनके साथ काम करती थी, या अभी भी काम कर रही है, तो इस तरह का बयान नहीं आता था बिहारियों के लिए, उत्तर भारतीयों के लिए। तो उनके यहाँ आने पर रोक लग जाए, अगर ऐसा आप कह रही हैं, तो ये ऐसा तो हो नहीं सकता है। हम लोगों को भी कोई दक्षिण के राज्यों में जाने से नहीं मना कर सकता है। अगर कोई हम लोगों में से कोई बयान दे दे दक्षिण भारतीय के खिलाफ, उनके भाषा के खिलाफ, तब भी हम लोग भी जाते हैं। ऐसा होना गलत है, चाहे वो बिहार के संदर्भ में बोला जाए, चाहे किसी और राज्य के संदर्भ में बोला जाए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का एजेंडा लेकर ही चिराग पासवान भी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। क्या कोई ऐसी परिस्थिति बन सकती है, वो एनडीए का हिस्सा बनकर लड़ रहे हैं, लेकिन लोग चर्चा कर रहे हैं कि अगर कुछ सीटें कम होती है, क्या होती है, कुछ बातचीत हो रही है, वो आज भी भाई ही कहते हैं तेजस्वी यादव को, कुछ स्थिति बन रही है, वो और पीके एक दूसरे की बड़ी प्रशंसा करते हैं। नहीं, राजनीति में किसी भी संभावना को कभी भी खारिज नहीं करना चाहिए और खारिज नहीं समझा जाना चाहिए। इस बात को सब लोग जानते हैं, आप भी जानती हैं और सब लोग जानते हैं। नीतीश जी के साथ नीतीश जी तो 2 बार इधर आके सरकार बना चुके। तो आप लोग भी मुड़ मुड़ के पलट कह रहे हैं क्या उनको? नहीं, हम लोग कुछ नहीं तक पलट कहता हूँ, पलट जाते हैं। हम लोग कुछ नहीं कह रहे हैं। वो मुख्यमंत्री निवास से निकलते हैं और चले जाते हैं राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष जी से मिलने। ऐसा तो कभी नहीं देखा गया होगा कि राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व उधर चला गया उनको ले आने के लिए, या कांग्रेस का नेतृत्व। उनकी अपनी इच्छा के अनुसार वो काम करते हैं। जब बीजेपी ज़्यादा दबाव डालने लगती है तो फिर वहाँ से निकलते हैं। कभी कभी असली नीतीश कुमार जी का स्वरूप निकलता है। नेचुरल एलाई बीजेपी है, बीजेपी के साथ ही वो रहे सबसे तो इधर भी आते हैं तो वही कहते हैं। उनका स्टेटमेंट देख लीजिए। एक आखिरी सवाल अब आपसे पूछेंगे कि 5 ऐसा अपना रोड मैप बताइए, या कांग्रेस पार्टी को लेकर ये हमेशा आरोप लगता है कि विपक्ष जो है वो नेगेटिव तो बताता है सरकार का, लेकिन अपना रोड मैप नहीं बनाता है। 5 काम जो अगर आपको सत्ता जनता सौंपती है, 5 काम आप क्या करेंगे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पॉइंटेड बताइए कि आप बिहार में क्या करेंगे। एक तो शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिए। क्या परिवर्तन? जो मतलब जो स्कूली शिक्षा है, खास करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन में है, जिस तरह के शिक्षक पहले होते थे उस तरह के शिक्षकों को फिर से अपॉइंटमेंट
करना चाहिए, अभी की व्यवस्था पर फिर से पुनर्विचार करना चाहिए। शिक्षा असली चीज़ है किसी भी ये का। फिर हम लोग दिल्ली रहते हैं, एमपी होने के नाते मेरा भी 16-17 साल हो गया। सबसे ज़्यादा हम लोगों पर प्रेशर रहता है बिहार के मरीजों का, जिसका इलाज ठीक से नहीं होता है। तो हेल्थ सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा ठीक करने की कोशिश होनी चाहिए। पलायन और रोजगार को प्राथमिकता देना चाहिए। फिर यहाँ जो माफिया तंत्र है, अलग अलग तरह के माफिया है, मैंने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गिनाया एक था। सवाल छूट ही गया था इस पर, शराबबंदी को लेकर आपकी क्या सोच है? क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ आरजेडी कांग्रेस प्रवक्ता जब आ रहे हैं मेरे डिबेट में, तो वो ये कह रहे हैं कि हम आएंगे तो शराबबंदी बंद करेंगे। क्या इस पर कोई फैसला हुआ है पार्टी की तरफ से? नहीं, हम शराबबंदी बंद करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन शराबबंदी को कड़ाई से लागू करना चाहिए। अभी जिस तरह से नेपाल से, उत्तर प्रदेश से जिस तरह से शराब खुलेआम आता है, उस पे रोक लगना चाहिए। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के विचारों की पार्टी है। हम लोग जब किसी को ज्वाइन कराते हैं तो उस एक कॉलम ये भी रहता है मद्य निषेध का। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि शराब खुल जाना चाहिए। लेकिन आज शराब बंद है नीतीश जी के हुकूमत में, और शराब हर जगह उपलब्ध भी है। तो आप जब तो सदस्य इस तरह बनाते हैं तो पहले लिखवाते हैं कि निषेध, मतलब शराब नहीं हाँ, पीते उसमें एक हैं? कॉलम है। कॉलम है। ये दम भर के आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, नेता हैं आरजेडी में, वो सब कोई शराब नहीं छूता है? ऐसा तो मैं नहीं कह सकता। हाँ, तो इस तरह का ये तो झूठ होगा। लेकिन जिस समय लोग ज्वाइन करते हैं तो अगर उसको पढ़ते होंगे तो ये समझ जाना चाहिए कि यही तो दिक्कत है कि दिखाने के कुछ तो और है हर पार्टी में जो ये जिंदगी का बिल्कुल। और पार्टियों का कॉन्ट्रडिक्शंस है, मैं उस बात से आप भी वाकिफ हैं, हम लोग भी हैं। लेकिन मेरी इस पार्टी का विचारधारा जो है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। एक आखिरी काम बताना बच गया था, 5वां। आपने स्कूल की बात की, आपने अस्पताल की बात की, आपने कहा कि माफिया तंत्र को खत्म करेंगे और अपराध मुक्त, इस पे जीरो टॉलरेंस की नीति बनानी चाहिए। जिस तरह से अपराध बढ़ा है इस हुकूमत में, उस पे काबू पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। अखिलेश जी, आप पंचायत आज तक में आए, बिहार के पंचायत में, और आपने हर सवाल का जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बहुत थैंक यू।